हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि कुछ बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर हमें कुछ इंग्लिश के बारे में बताइए, तो आज हमने सोचा कि एक इंग्लिश का बहुत बेहतरीन सा टॉपिक जिसे हम टेंस कहते हैं, आज हम टेंस के बारे में एक पूरा नॉलेज लेंगे, एक अच्छा नॉलेज लेंगे। बेसिक से अप लेवल तक हम कैसे आए, आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय पहले हिंदी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे, फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। उसको अभी हम अपनी बातों को यहाँ पर समझा रहे हैं। जैसे कि अब हम कुछ पहले सेंटेंस के बारे में समझेंगे। हम यहाँ पर बातें करेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे सिंपल सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम समझेंगे कि हम सिंपल सेंटेंस किसे कहेंगे और निगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस दिया रहता है कि वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो इस टाइप के सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। कहने के लिए हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और हम इसे सिंपल सेंटेंस, अपनी इस भाषा में हम इसे सिंपल सेंटेंस यहाँ के लिए बात करेंगे। निगेटिव सेंटेंस उस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें नकारात्मक वाक्य आ जाते हैं, जैसे वह घर नहीं जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम तीन प्रकार के सेंटेंस को कहेंगे, जैसे एक फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, एक सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव और एक थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को हम ऐसे कहेंगे, क्या वह घर जाता है। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव को हम कहेंगे, वह घर क्यों जाता है। और थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव को हम कहेंगे, वह घर क्यों नहीं जाता है। तो हम इसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव भी कहते हैं। अब हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और कुछ शब्दों को हम शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे। जैसे जैसा कि मैंने यहाँ पे एस एस लिखा है, इसका मतलब सिंपल सेंटेंस। एन यस लिखा है, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस। आई एस लिखा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट। वैसे मुझे पता है कि सब्जेक्ट की स्पेलिंग ये नहीं है, लेकिन हम अपने बातों को शॉर्ट तरीके से रख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर यस यू बी लिखेंगे। केवल यस यू बी मतलब सब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे। पहले हम इसे बोलेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसा कि आप जानते होंगे, अभी तक जब भी आप लोगों को टेंस पढ़ाया जाता है तो ये सारे अलग अलग रूल पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस टेंस के माध्यम से आप सारे रूल, इसी पे सारा का सारा टेंस हो जाएगा। हमें कोई दूसरा रूल याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब हम इसी के आगे लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसके बाद जब हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हमसे कहता है क्या वह घर जाता है, मतलब क्या शब्द पहले लगा होता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब अगर हमसे यही क्वेश्चन ऐसे आता, वह घर क्यों जाता है, मतलब क्यों बीच में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लिखेंगे अदर वर्ड। अब जैसे हमसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दे देगा जिसमें वह घर क्यों नहीं जाता है, तो हमें यहीं पर निगेटिव भी लगाना पड़ेगा, नॉट भी लगाना पड़ता है। इसमें हम लिखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। विश्वास मानिए अगर आप ये पूरा सेंटेंस पूरा वीडियो देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बाद टेंस देखने की कोई कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पर्टिकुलर शब्दों को सीखेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे हम सब्जेक्ट किसे कहेंगे, मान लेते हैं कि कोई शब्द लिखा है वह घर जाता है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। मैं खाना खाता हूं, मैं सब्जेक्ट हो गया। राजू पढ़ता है, राजू सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब जो काम कर रहा है, जिसके विषय में बातें हो रही हैं, वो होता है सब्जेक्ट। इसके बाद आता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को अभी हम आपको बाद में बताएंगे टेंस में। इसके बाद एक शब्द आता है मेन वर्ब। हम मेन वर्ब को कहीं कहीं वर्ब भी लिख देते हैं। वर्ब का मतलब ऐसी चीजें जिसके लास्ट में ना आता। हिंदी जब हम बोलते हैं जैसे पढ़ना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, सोना, दौड़ना, जितने भी शब्द हिंदी में बोलते हैं, लगभग जितने भी वर्ब आते हैं सबके लास्ट में अगर मूल शब्द देखें तो उसमें ना जरूर आता है, तो हम उसे कहते हैं वर्ब। और वर्ब की एक डिफिनेशन होती है। अगर हम वर्ब के बारे में नॉर्मली बात करें, नॉर्मली अगर ऐसा डिफिनेशन पढ़े तो वर्ब इज एन एक्शन, एक्शन वर्ड ये होता है। which says something about noun or pronoun। तो ये क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। जैसे वो नाच रहा है तो अभी हम कह नहीं सकते कि वो अपना हाथ कैसे किया होगा। वो खेल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो अभी कैच कर रहा है, कैच कर रहा है तो भी खेल रहा है, दौड़ रहा है, बॉल को पकड़ रहा है तो भी उसको खेल ही रहा है। और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम ये बातें करते हैं, जैसे इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्म। और अदर वर्ड का मतलब जैसे कभी आ जाता है रोहन के साथ, सुबह, शाम, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो हम इसे अदर वर्ड यूज करेंगे। अभी हम टेंस में इसका यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में भी वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। आप इस प्लस को नहीं पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। आप इसे चाहे मेन वर्ब बोले या वर्ब भी बोल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर हम थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव बात करें तो इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। मुझे लगता है कि इस बात को हमें फिर से एक बार समझना चाहिए। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें हम शुरुआत पहले निगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। ऐसा सेंटेंस जिसमें हम बोले और नकारात्मक शब्द आ जाए, जैसे वह घर नहीं जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये किस टाइप का सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। वह घर, अगर हम इसे बोलते क्या वह घर जाता है, ये इंट्रोगेटिव है लेकिन इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। वह घर क्यों जाता है, ये इंट्रोगेटिव ही है लेकिन इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। और वह घर क्यों नहीं जाता है, तो हम इसे इंट्रोगेटिव का थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव बोलेंगे। हम चाहे तो इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कह सकते हैं। सारे शब्दों से हमें लगता है हम परिचित हो चुके हैं। अब हम आपको एक चार्ट के माध्यम से इस बात को समझाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एक चार्ट लगाएंगे और उस बात को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही हैं। अब हम चार्ट इस पर लगाने चल रहे हैं। जैसा कि आपके सामने ये टेंस का एक चार्ट हमने बनाया है और ये चार्ट लग चुका है, लेकिन अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी इस चार्ट को हम पास करके दिखाएंगे। लेकिन हम पहले आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ एक्चुअली लिखा है टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसा कि आपको पता है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के तीन प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन सब के चार चार भेद होते हैं। ये क्या लिखा है, इंडेफिनिट, ये क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस, ये क्या लिखा है, परफेक्ट, और ये क्या लिखा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही ये लिखा है इंडेफिनिट, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
ये इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस इसमें फर्क इतना है, हमने प्रेजेंट लिख दिया, ये प्रेजेंट का पार्ट हो गया, हमने पास्ट लिख दिया, ये पास्ट का पार्ट हो गया, हमने फ्यूचर लिख दिया, ये फ्यूचर का पार्ट हो गया। अब फिर से समझा रहे हैं। टेंस, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन सब के चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इस बात को हम यहां पर दिखा रहे हैं। जैसे आप देखिए क्या होता है टेंस, यहां पर आपको थोड़ा बड़ा लिखेंगे समझ में आएगा। अभी ये चार्ट हम आपको पास से करके दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। टेंस यहां पर तीन प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए बच्चों? तीन प्रकार के। पहला है PR, प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट, दूसरा है पास्ट टेंस, और तीसरा है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। अब हम यहां पर इसके पार्ट लिख रहे हैं। जैसे हमने यहां पर स्पेस कर दिया, यहां स्पेस, यहां स्पेस, यहां हमने यहां कर लिख दिया ये है कंटीन्यूअस, ये है परफेक्ट, और ये है परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बस आपको करना कुछ नहीं है, प्रेजेंट का पार्ट पढ़ना है तो आप यहाँ प्रेजेंट 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 लिख दो, तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही आप यहाँ पर पास्ट लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा ही आप फ्यूचर लिख देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये बात यही यही शब्द यहां पर लिखा हुआ है। टेंस, टेंस तीन प्रकार के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इस इन सब के चार चार प्रकार हैं, यही वाला प्रकार। अब यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया, सोच लो कि प्रेजेंट लिख दिया, तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमने यहाँ पर पास्ट में लिख दिया, पास्ट लिख दिया यहाँ पर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसा ही हमने फ्यूचर लिख दिया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हमने जो बातें पहले लिखी थी, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ सिंगुलर होते हैं, जैसे सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम ऑफ एनी वन पर्सन, और प्लूरल वर्ड आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, यू, वी, दे, नेम ऑफ मोर देन पर्सन या मोर पर्सन। तो हमें लगता है ये बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन अब हम इस प्रेजेंट का हम यहाँ पर बड़ा पार्ट बनाकर दिखाएंगे आपको, ये प्रेजेंट का कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये लिखा क्या है, क्योंकि अभी इस बात को हम आप यहाँ पर जूम करके दिखाएंगे तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अब हम इस बात को यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे ये लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अब मैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल लूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला है प्रेजेंट, पी, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम इस टेंस को समझेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे INT। INT का मतलब हो गया इंट्रो, इंट्रो का मतलब हो गया हिंदी में जैसे आप लिखते हैं पहचान, हम यहाँ पर लिखते हैं इंट्रो। अब हम बोलेंगे, अब हम ये बात नहीं लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में,
जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हम ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में हमें अपने मन में सोच लेना है। लिखेंगे ता है, ती हैं, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब ये यही बात यहाँ पर लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। सेम यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। जिन वाक्यों के अंत में, अब आपको ऐसे बोलना है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पर रोल लिखा रहता है, तो अब हम इसका पर्टिकुलर रोल लिखेंगे। देखो हम यहाँ पर हम ये चार्ट के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम कुछ बातों को छोटा करके बढ़ाएंगे। हम यहाँ पर ऐसे अपने सांकेतिक लैंग्वेज का यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, जैसे आपसे कोई पूछता है आप खाना खाओगे, तो आप क्या कहते हो? इसका मतलब हाँ, और इसका मतलब ना। तो वैसे मैथ में अगर नॉट इक्वल टू लगा है तो इसका मतलब होता है नहीं। तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। आपको क्या बोलना है? सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, बल्कि, तो ब्रैकेट लगा दो, बल्कि एक वचन की वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। सेम यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन आपको हो सकता है ना समझ में आ रही हो, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिख रहे हैं। अब आप क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, बल्कि एक वचन के वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। ये केवल सिंपल का रूल था। अब आप लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसे आप और भी बोल सकते हो। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब हम एक लाइन खींचेंगे तो इसका मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और दो लाइन खींचेंगे इसका मतलब होता है प्लूरल के साथ। तो सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे डज और प्लूरल के साथ लगाएंगे डू, और साथ में आप क्या यूज करेंगे? साथ में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये जितनी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप इस वीडियो को एक या दो बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, वह घर जाता है। क्या लिया? वह घर जाता है। हमने यहां लिखा वह घर जाता है। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है? सिंपल सेंटेंस। और देखने के बाद हमें लग गया कि यह सेंटेंस किस प्रकार का है? सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस पहले हमें क्या लिखना चाहिए? सब्जेक्ट। तो हम यहां क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट। अब हम यहां लिख दे रहे हैं सिंपल सेंटेंस का वर्ड है, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर लड़का है तो हम ही लगाएंगे, और लड़की होता तो हम सी लगाते। अब आप देख पा रहे होंगे यहां लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखा है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब। अब आपको यहीं पे आप देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। अब हमको क्या यूज करना है? वर्ब यूज करना है। जहां पर हमें टेंस की पहचान होती है, जैसे ता है, ती है, ते है, उसी के पहले जो वर्ड आता है उसी में आप ना लगा दोगे। क्या लगा दोगे? ना। तो ना लगा दोगे जाना, तो यहां स्पेलिंग क्या हो गया? ही गो। लेकिन ये कह रहा था अगर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, तो बताइए यहां पर क्या लगाएंगे? यहां पर हम ईएस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली होता ये है कि सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास, जैसे हम प्रोनाउन यूज करते हैं, उसमें तो इस बात का पता चल जाता है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। लेकिन आपको ये बात भी जानना चाहिए कि जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी की सारी वर्ब प्लूरल बनी ही हैं, पहले से ही प्लूरल हैं। मतलब गो अपने आप में प्लूरल है, ईट अपने आप में प्लूरल है, लेकिन जब हम इसे सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर शब्द के साथ यूज करते हैं, इसी कारण हम इसमें यस या ईएस लगा देते हैं ताकि ये भी सिंगुलर हो जाए। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट प्लूरल और सब्जेक्ट सिंगुलर और हम पता चला वर्ब हमारा प्लूरल, ऐसा नहीं यूज करते। इसलिए हम इसे सिंगुलर बनाने के लिए ईएस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब लगा दिया। अब जाता है तो कहाँ जाता है? घर। अब जब भी आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो भी आप आगे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। जैसे कोई हमारा पहले से टारगेट फिक्स होता है, हम जा रहे हैं तो कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो हम कहेंगे हम वहां जा रहे हैं, मतलब टारगेट पहले से फिक्स है। तो अगर टारगेट फिक्स होता है तो ऐसी जगह पर आपको टू का यूज करना चाहिए। ही गोज टू होम। बहुत से बच्चों को होम, हाउस, हट, इग्लू इन सब चीजों में भी नहीं पता चलता कि ये यहाँ होम लगाएं कि हाउस लगाएं, क्या लगाएं। तो होम और हाउस में आज हम आपको अंतर बताते हैं। हट मीन्स झोपड़ी, झोपड़ी होता है। इग्लू मीन्स बर्फ का घर ना। और होम मीन्स अपना घर। जैसे मैं अपने घर में हूं तो मैं अपने घर में सो सकता हूं, खा सकता हूं, नाच सकता हूं, गा सकता हूं, तो ये मेरा होम है। लेकिन कहीं बारिश हो रही है और बारिश होते वक्त एक घर के सामने हम खड़े हो गए तो वो हमारे लिए हाउस होता है। तो होम माने अपना घर, हाउस माने कोई भी घर। जब हम कहते हैं अब मैं, जैसे वह घर जाता है, जिसका मतलब वह अपने ही घर जाता है, इसलिए हम यहाँ पर होम लगाते हैं। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब हम इसी के आगे लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब हम इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जैसे अब हमको क्या लिखना चाहिए, पहले आप यहां देख पा रहे होंगे ये लिखा है सब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस पहचान क्या होती है, अब इसी का हम मान लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा होगा वह घर नहीं, अब मैंने लिख दिया वह घर नहीं जाता है। अब आप क्या लिखेंगे, पहले पहले आपको लिखना चाहिए सब्जेक्ट। क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या होगी, ही, तो आप लिखेंगे ही। फिर आपको क्या लिखना चाहिए, कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, यही शब्द सिंगुलर प्लूरल ये जो लिखा रहता है यही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हम सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू। ही क्या है, हमने आपको यहां बता रखा है। यहां पर देखिए ही क्या है, सिंगुलर है, ही सिंगुलर है। यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए हम यहां पर ही के साथ क्या लगाएंगे, ही डज, ही डज। और डज के बाद क्या लगता है, नॉट, ही डज नॉट। फिर क्या, जाना, ही डज नॉट गो। और गो में इस बार ऐसे यस नहीं लगाएंगे क्योंकि कहता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर हम फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। ही डज गो टू होम, ही डज गो टू होम। मुझे लगता है ये बात आपके समझ में आ रही होगी। अब हम इस टेंस के चार्ट को फिर से आपको समझाएंगे। अब हम यहां पर एक पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे। कैसा सेंटेंस लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे। जैसे मान लेते हैं यही सेंटेंस लिखा होता, क्या वह घर जाता है, तो अब यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क साइन भी यूज करना चाहिए। क्या वह घर जाता है, तो अब आपको पहले वह का क्या होता है स्पेलिंग, ही, लेकिन ही क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर साथ क्या लगाते हैं, डज। तो देखो बोल रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे ना, दिखाई दे रहा है ना आपको, हाँ, तो हेल्पिंग वर्ब आप पहले लगा दोगे। आप बोलोगे डज, डज के बाद क्या बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो डज के बाद ही, सब्जेक्ट के बाद क्या बोल रहा है, वर्ब, वर्ब में क्या है, जाना, इसका मतलब डज ही गो टू, डज ही गो टू होम। देखो पहले क्या लगाया, पहले क्या लिखा जाता है, बोला हेल्पिंग वर्ब, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। फिर क्या लिखना चाहिए हमको, यहाँ पर सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लगा दिया। फिर क्या लिखना चाहिए, वर्ब, हमने वर्ब लगा दिया। फिर क्या लिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट लगा दिए। यहां पर अदर वर्ड कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम अभी अदर वर्ड नहीं लगा रहे हैं। तो अब हम इस बात को अब हम इसका एक दूसरा टाइप भी इंट्रोगेटिव ले लेते हैं। जैसे यही लिखा होता, वह घर क्यों जाता है,
तो अब हम इसको मान लेते हैं ऐसे लिखा है, वह घर क्यों जाता है। तो अब हमको क्या लिखना चाहिए, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, व्हाई। फिर क्या लिखना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डज, व्हाई डज। फिर क्या लिखना चाहिए, व्हाई डज के बाद सब्जेक्ट ही, व्हाई डज ही गो टू होम। मुझे लगता है ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अब जैसे हमें इसी का क्या बनाना होता, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। मान लेते हैं हम बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, यहां लिखा होता वह घर क्यों नहीं जाता है, तो आप लिखते व्हाई डज ही नॉट गो टू होम। आप क्या लिखते, Why does he not go to home? अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, इस बात को समझेंगे। जैसे अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मैं घर या मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, अब हम इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस करेंगे, निगेटिव सेंटेंस करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे, और यहीं पे फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप भी करेंगे, तीनों टाइप का करेंगे। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो पहले क्या लिखना चाहिए, अभी ये सारी चीजें हम आपको हमारे इंस्टाग्राम यूनाइटेड इंडियन लर्निंग में अभी मैं इसकी फोटो भी डाल देता हूं, तो आप इस चार्ट को वहां पर अच्छे से देख सकेंगे। और इसका मैं अभी यूट्यूब में भी डाल दूंगा, उसका भी लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा, तो आप इस चार्ट को अच्छे से देख पाएंगे, पूरा चार्ट आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं खाना खाता हूं, तो आपको पहले क्या लिखना चाहिए, मैं की स्पेलिंग, तो हो गया आई। अब ये बोलता है ना सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, जैसा कि हमने आपको ये बताया था, यहाँ पर हम फिर से लिख दे रहे हैं सारे रूल। जैसे यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का रूल यही तो था, सिंपल सेंटेंस का रूल देखिए, सिंपल सेंटेंस आप यहीं से देख लीजिए क्यों लिखें, सब्जेक्ट लिखना है तो हमने क्या लिखा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना था, लेकिन ये कह रहा है हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। अब हमें क्या लिखना चाहिए, वर्ब, तो वर्ब क्या है, खाना, तो हो गया ही ईट। अब यहां पर लिखा था सिंगुलर वर्ब में यस यस लगाते हैं, जबकि ये क्या है, ये देखो आई को किसमें मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, तो आई को आप यहां पर आई के साथ यस यस नहीं लगाएंगे, तो आई ईट फूड, आई ईट फूड। अब मुझे अगर इसी का निगेटिव बनाना होता, मान लेते हैं हम बार बार हिंदी नहीं लिखेंगे, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो आपको लिखना चाहिए था आई। अब सिंगुलर के साथ क्या लगाते, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डज, तो आई डज नॉट ईट फूड, आई डज सॉरी आई डू नॉट ईट फूड, क्योंकि आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब मान लेते हैं हमको इसका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बनाना होता, तो आप डू को पहले लगा देंगे, डू आई ईट द फूड, और यहां पर हम क्वेश्चन मार्क का साइन भी लगा देंगे। आप चाहें तो दा का यूज करें और आप चाहें तो दा का यूज ना करें, अभी हम आपको आगे इसके आगे बताएंगे दा का यूज क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए।
अगर ये यहाँ लिखा होता मैं खाना क्यों खाता हूं, तो आपको लिखना चाहिए था Why do I eat food। और यही लिखा होता मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं, तो आपको लिखना चाहिए था Why do I not eat food। मुझे लगता है ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो अब हम इसके आगे का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस बात करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।